नमस्कार, मैं विपिन घिल्डियाल और आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेके जो कि अक्सर अखबारों की हेडलाइन भी बनता है। उत्तराखंड का जो लोकल मीडिया है, उत्तराखंड का लोकल मीडिया से मेरा मतलब है जो देहरादून में बैठने वाला मीडिया है, कभी-कभी वो भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर ही लेता है। और सोशल मीडिया पे तो इसकी कई बार चर्चाएँ हो चुकी हैं, होती रहती हैं और हर हफ्ते शायद होती ही रहती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ही ऐसी बन जाती हैं कि मजबूरन वो चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन वो कभी भी जो आम जन है उत्तराखंड का, उसकी ज़ुबान पे ये मुद्दा नहीं रहता और उनके ज़ुबान पे जब तक ये मुद्दा नहीं आएगा तो तब तक ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बन सकता। और अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तो इसका समाधान भी कभी नहीं होगा। यह भी 100% सत्य है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं वाले मुद्दे की, कि जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, ये किस प्रकार से जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं, उनके जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले जो मैं अपने बात शुरू करना चाहूँगा वो यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा है स्वास्थ्य का, ये थोड़ा बहुत सड़क से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं, सड़क से ही शुरू कर लेते हैं। अक्सर होता ये है कि आप अगर सोशल मीडिया या फिर न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से इन खबरों को पढ़ते रहते हैं तो होता ही है कि जो सड़क है वो गांव से बहुत दूर होती है कई बार। और वहाँ तक मरीज़ को पहुँचाने के लिए लोग या तो डांडी का सहारा लेते हैं या फिर कंधों पे लेके मरीज़ को ले जाया जाता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को आपने देखा होगा कि इस प्रकार कंधों पे रखा होता है, ऊपर कुर्सी होती है और उस पे मरीज़ को बिठाया गया होता है। तो कहीं-कहीं तो ऐसी भी दूरी है जहाँ की 10-10, 15-15 किलोमीटर भी सफ़र, पैदल सफ़र तय करना पड़ता है और तब जाकर आदमी अ, सड़क तक पहुँचता है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज निकालूँ, क्योंकि 10-15 शायद सब जगह नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर का अभी भी मैं मान के चल सकता हूँ कि इतना ऐसे गाँव हैं अभी भी जो कि दूर हैं। और ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, 1, 2 या 500 नहीं बल्कि बहुत सारे गाँव हैं जिनसे की दूरी लगभग ये है कि 4 से 5 किलोमीटर। तो हमारा जो सबसे पहला कार्य ही होता है वो ये होता है कि हमें किसी तरीके से मरीज़ को सुरक्षित सड़क तक पहुँचाना है। सुरक्षित कहने का मेरा मतलब है कि कहीं गंभीर रोग किसी मरीज़ के को हो रखा है और वो बीच में ही प्राण ना त्याग दे। तो सबसे पहले जो हमारी काम होता है वो होता है कि किसी तरीके से मरीज़ को सड़क तक पहुँचाया जाए। अगर बहुत अच्छी किस्मत अच्छी है आपकी तो शायद आपको एम्बुलेंस मिल भी जाए, नहीं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको एम्बुलेंस भी मिले। और एम्बुलेंस मिलेगी भी कहाँ से, क्योंकि क्या कहें भाई, एम्बुलेंस तो हैं लेकिन उनमें पेट्रोल ही नहीं होता। और पेट्रोल आएगा कहाँ से, क्योंकि पेट्रोल पंप ही नहीं है। लेकिन एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में कभी और हम बात करेंगे। आज जो है कि हम केवल स्वास्थ्य तक ही अपने मुद्दे को सीमित रखेंगे। तो सड़क पहुंचने के बाद अगर हमने गाड़ी अगर हमें एम्बुलेंस मिल गई तो हमें एम्बुलेंस के थ्रू, नहीं तो गाड़ी हम बुक करते हैं और गाड़ी के थ्रू हम अपने जो नज़दीकी पीएससी होगा, सीएससी होगा, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमें दिखाया जाता है एक सफ़ेद कागज़ जिस पर लिखा होता है रेफरल। और उसके बाद हमें निकाल दिया जाता है कि आप एक काम करो कि जितनी जल्दी भगा सकते हो भगा लो गाड़ी, पहुँचना है आपको हरिद्वार, हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर या दिल्ली। ठीक है। अब ठीक है, हम काशीपुर, देहरादून या फिर दिल्ली, जहाँ भी हमें जाना होगा, क्योंकि हमें तो अपने व्यक्ति को बचाना है तो हम भागेंगे ही। तो वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं। ये एक ऐसा भाग है कि जिसको न्यूज़पेपर हो गए या फिर मीडिया हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इसको कवर करता है। लेकिन ये कहानी का केवल एक भाग है। मतलब कि आदमी बीमार हुआ, उस आदमी को कंधे पे रख के पहले सड़क तक पहुंचाया गया, 5, 6, 10, 15 किलोमीटर जितना भी सफ़र तय किया होगा उसको सड़क तक पहुंचा गया। सड़क से पहुंचने के बाद उसको किसी सीएससी या पीएससी में दिखाया गया, जहां से कि डॉक्टर ने उसे कहा कि हाँ इसका इलाज संभव नहीं है। और उसके बाद उसको दिल्ली या देहरादून पहुंचाया गया। अब बहुत अच्छी किस्मत है तो व्यक्ति ज़िंदा रहता है, वरना आगे आपको पता है कि क्या व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो ये कहानी का एक भाग है जिसको कि सारे के सारा मीडिया भी लगभग कवर करता है और बहुत ईमानदारी से कवर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी कहानी का एक भाग दूसरा भी है और वो भाग बड़ा दर्दनाक भी है और हमारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला भी है। वो इस तरीके का है कि देखिए, होता यह है कि जब व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिलती है और यहाँ सीएससी या पीएससी में इलाज नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है कि यहाँ से दिल्ली या देहरादून के लिए गाड़ी बुक करता है। और उस गाड़ी की बुकिंग ही आपको हैरान करेगी कि 10 से 15 हज़ार रुपये उस गाड़ी की बुकिंग होती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार या फिर मेरा कोई सगा संबंधी बीमार है
तो और मैं उसको लेके जाऊंगा दिल्ली या देहरादून, तो मुझे 15,000 रुपये सबसे पहले बताऊं इलाज के लिए नहीं, मुझे सबसे पहले तो मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए कि मुझे गाड़ी बुक करूंगा और मुझे उस व्यक्ति को दिल्ली या देहरादून तक पहुंचाऊंगा। तो जो सबसे पहला मैं कर्जा निकालता हूँ ना, वो मैं बीमारी के इलाज के लिए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट के लिए निकालता हूँ कि मुझे कम से कम 30,000 रुपये मेरी जेब में होने चाहिए, क्योंकि मुझे आना है जाना है वहाँ, एक हफ्ता बिताना है, तो मुझे खाना भी है। तो लगभग मुझे 30 से 40,000 रुपये मुझे अपनी जेब में चाहिए केवल ट्रांसपोर्ट और वहाँ रहने खाने के लिए। और एक सौभाग्य की बात कहिए तो जो हम पहाड़ी लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं, तो हमें बीमारियां भी हज़ारों वाली ही लगती हैं, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की। इससे महंगी बीमारियां हमें लगती नहीं हैं। महंगी बीमारियां उन नेताओं को लगती है जो मेडिकल कॉलेज खोल के मोटी फीस ऐंठते हैं, और फिर उनकी जो बीमारियां होती है वो भी लाखों में इलाज होता है उनका। खैर लाखों हैं तो लाखों खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो ये 30,000 या 40,000 रुपये जो हमारा खर्चा हो रहा है, जो कहानी का दूसरा भाग है, मेरी समझ में नहीं आता कि हम ये खर्च क्यों कर रहे हैं। अगर सरकार यहाँ हॉस्पिटल खोल रखे हैं, सरकार ने यहाँ, अगर उसने पूरा स्टाफ दे रखा होता, पैरामेडिकल स्टाफ होता, डॉक्टर्स होते, सब कुछ होता, तो ये जो 40,000 रुपये मेरा खर्च हो रहा है, देखिए, चाहे एक मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे अमीर परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, पैसा चाहे किसी का भी हो, लेकिन ये 30,000 या 40,000 रुपये जो हमारा खर्च होता है आने जाने में, ये तो बिना बात के होता है। क्योंकि अगर सरकार ने यहाँ सुविधाएं दे रखी होती, यहीं पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टर हमें दे रखे होते हैं, उसने मशीनें लगा रखी होती, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो ये लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, या फिर जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह के लिए जो ये रखते हैं, अगर ये सब कुछ यहाँ पे होता तो शायद हमें उतना खर्चा नहीं देना पड़ता ना। जो ये 40,000 रुपये ये हमारे बस से, आज तक इस तरीके से किसी ने सोचा ही नहीं कि जो ये गाड़ी की जो हम बुक करके देहरादून या दिल्ली भगा रहे हैं, तो ये खर्चा हम आखिर दे तो दे क्यों? या तो ये खर्चा सरकार भरे। अगर आप बीमार, आप कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा दिया। पहले तो कितने हॉस्पिटल्स में चलता है, सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, हर किसी को इनकी सच्चाई पता है। लेकिन अगर मैं मान भी गया कि कल को किसी का इलाज हो भी रहा है और वो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझे बताइए कि जो ये 40,000 रुपये हमारा खर्चा हो रहा है, ये आखिर हम दें तो दें क्यों? अगर आप हमें एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों से वहाँ तक के लिए, अगर आप वो खर्चा वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या सरकार में रहने का हक है? आप ये प्रश्न स्वयं जनता भी स्वयं से करे कि जिन लोगों को आप चुनते हैं, क्या वो कभी इस बारे में सोचते हैं? और नेता भी स्वयं से सोचें कि क्या आज तक उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, क्या ऐसी कोई नीति बनाई कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं और मतलब दौड़े भागे चले आ रहे हैं शहरों की तरफ अपने उस व्यक्ति को, अपने उस चहेते को बचाने के लिए, तो जो ये खर्चा होता है 30-40 हज़ार रुपये, आखिर ये उनके ऊपर क्यों डाला जा रहा है? ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा कि नहीं, तुम्हें खर्च करना और करना ही है। ना हम एम्बुलेंस देंगे, ना तुम्हें हम वहाँ हॉस्पिटल देंगे, अगर हॉस्पिटल दे भी दिए तो हम वहाँ स्टाफ नहीं देंगे। मेरी आज तक ये समझ नहीं आया है कि ये 40,000 रुपये 30,000 रुपये आखिर खर्चा क्यों हो रहा है और क्यों हम इसे करें। इसका जवाब मैं चाहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ज़रूर मुझे दें। दूसरा ये कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं इनको फ्री क्यों नहीं करवाया जाता है उत्तराखंड में? कोरोना के टाइम पे एक उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, कि जो नर्सेज आ रही हैं वो यहाँ की जो भाषा है, बोली है, उसको नहीं पता लग रहा उन्हें कि आखिर कह क्या रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं उनको, क्योंकि अधिकतर जो नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है वो साउथ का होता है, तो जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी सारी। मेरी समझ में क्यों ये नहीं आता आज तक कि क्यों उत्तराखंड सरकार ने ऐसी नीति नहीं बनाई कि जो यहाँ 10वीं 12वीं के छात्र हैं इनको जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए इनको। इससे 2-3 फ़ायदे भी हैं और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। एक तो रोज़गार की जो समस्या है वो भी कुछ कम होएगी। दूसरा, पलायन नहीं होगा। अगर यहीं के मेरे नज़दीकी CSC PSC में कोई पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा होता है, कोई लैब टेक्नीशियन हो गया, अल्ट्रासाउंड चलाने वाला हो गया, कुछ भी चलाने वाला, एक्सरे वगैरह का भी होता है, तो नर्स होती है, तो पहले तो इनको यहीं पे ही रोज़गार मिल गया। दूसरा ये हो गया कि इन्होंने पलायन नहीं किया, अपने क्षेत्र में ही रहे। और तीसरा जो सबसे मुख्य चीज़ है कि यार हमें वो सुविधाएं मिल गई जो आप नहीं दे पा रहे थे आज तक। आपका जो देहरादून या मैदानी क्षेत्र का बंदा था, जो आप कहते थे कि वो ऊपर पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता, तो मत चढ़ाइए यार, यहीं के लड़कों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, वही कोर्स करेंगे, वही यहाँ हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी देख लेंगे।
और दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी सरकार करेगी, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यार जो नेता मेडिकल कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए फीस ऐंठते हैं इन पैरामेडिकल कोर्सेज के नाम पे, तो उनका धंधा तो चौपट हो जाएगा। अगर ऐसी कोई नीति आती है कल को तो उनका धंधा तो चौपट हो जाएगा, और कोई भी नेता क्यों चाहेगा कि उसका धंधा चौपट हो। तो अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो होगा भी नहीं। तो अगर हम लोगों ने चाह लिया, हम लोगों ने ठान लिया, तो ये ज़रूर है कि समय लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त करवानी भी पड़ेंगी। और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो जो आपका खर्च हो रहा है ना, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पे हो, खाने पे हो, रहने पे हो, क्योंकि आप अगर किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। ठीक है, वो सरकार का है कि अब सरकार आपके जितना भी खर्चा हो सरकार उठाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, तो आप जो दौड़ भाग कर रहे हैं, जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, सरकार को देना चाहिए और देना पड़ेगा। ऐसा माहौल ज़रूर बनाया जाएगा कि सरकार को देना पड़ेगा। ये एक दो चीज़ें हैं कि जो कि होनी चाहिए मुझे लगता है। और ये बिजली फ्री करने से या पानी फ्री करने से यार क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। कितना पैसा आप बचा लोगे महीने का? ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिल पर्वतीय क्षेत्रों में आता है यार? 3-4 महीने का, 2 महीने में यहाँ बिल आता है 150, 200, 300, 500 रुपये। अगर 2000-3000 रुपये आपका साल का बिल आ रहा है, और आप खुद सोचिए कि अगर आप एक बार बीमार हो गए और आपका 40-50 हज़ार रुपये, आपका 30-40 हज़ार रुपये आपका ट्रांसपोर्ट, खाने पीने, रहने, और उसके बाद जो बीमारी का है, इतना ही मैं मान के चलता हूँ कि 30-40 हज़ार आपका बीमारी पे भी खर्च हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि 60-70 हज़ार रुपये। तो आप 60-70 हज़ार सेविंग करने में विश्वास रखते हैं, या फिर ये जो 2000, 3000, 4000 है इसकी सेविंग करने में विश्वास रखते हैं? ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किस तरीके से सोचती है, उसको कौन सी चीज़ चाहिए। उसको रोजगार चाहिए जो स्वास्थ्य परक हो, यहाँ जैसे मैंने कहा पैरामेडिकल स्टाफ का हो गया, उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, या फिर उसको फ्री बिजली चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। दूसरा ये है कि मैं इस मुद्दे को लेके अभी धरातल पे उतर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक से मैं इसके ऊपर काम, वैसे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि उस स्तर पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगले हफ्ते से मैं पूरे अपनी विधानसभा में इसकी एक स्वास्थ्य सेवाओं की एक रैली निकालने वाला हूँ, जिसके लिए कि मुझे आप सब लोगों की मदद चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तन मन धन से। और चाहे आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं तो यार शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, तो आप डोनेट कीजिए। अगर मंथली कर सकते हैं भाई मंथली कीजिए, क्योंकि अगर एक बार मैं शुरू करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ रुके। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग धरातल पर काम करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और प्लीज़ 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 भाई लोग, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहता कभी भी कि आप मेरी ही बात मानिए। अगर हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ तो मुझे ठीक भी कीजिए, लेकिन हाँ, अगर मैं कहीं पे सही हूँ तो मैं ये अपेक्षा ज़रूर रखता हूँ कि उस चीज़ को सपोर्ट किया जाए, और आप किसी भी फॉर्म में सपोर्ट करें, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आज के लिए मैं इसीलिए आप सब लोगों के सामने आया था कि मैं इसके ऊपर बहुत जल्द अगले हफ्ते से मतलब मैं शुरू करने वाला हूँ इस स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चौबट्टा खाल विधानसभा में, क्योंकि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका भी बिल्कुल बहुत अच्छा हाल है। इतना अच्छा हाल है कि सतपाल महाराज जी यहाँ आते ही नहीं हैं। खैर वो अलग मुद्दा है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन अभी मेरा मुख्य मुद्दा है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का है, और इसमें भी यही है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है कि आखिर जो ये 30-40 हज़ार रुपये हमें भरने पड़ते हैं, वो आखिर हम भरें तो भरें क्यों? क्या आप स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे कि क्यों हमें ये 30-40 हज़ार रुपये भरने पड़ रहे हैं? और मैं सब लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग भी ज़रूर अपने स्वास्थ्य मंत्री से पूछें, हमारे मुख्यमंत्री से पूछें कि आखिर ये जो 30 से 40 हज़ार रुपये हमें भरने पड़ते हैं, ये किस चीज़ के भरने पड़ते हैं? जब आप सुविधाएं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं दे सकते तो आखिर हम भरें तो भरें क्यों? या तो आप सुविधाएं दीजिए, अगर आप सुविधाएं देते हैं तो 25 हज़ार रुपये का मेरा इलाज जो है वो यहीं हो जाएगा। और अगर आप सुविधाएं नहीं देते हैं तो जो 40 हज़ार रुपये मेरा आने जाने रहने खाने में खर्च हो रहा है देहरादून या दिल्ली में, वो तो आपको भरना पड़ेगा जी। नमस्कार।